हेलो टेकीज। कैसे हैं आप सब? आज के वीडियो में हम बाकी डॉक्यूमेंटेशन चैप्टर देखेंगे, दैट इज चैप्टर 5, 6 एंड 7। उससे पहले लेट्स सी कि अब तक हमने क्या क्या देखा है। जिस तरह ये आपको अब दिख रहा है, कुछ दिनों में जब आप ब्लैक बुक रेडी करेंगे तब फिजिकली वो भी कुछ इस टाइप ही दिखेगा। आई होप सबने प्रीवियस वीडियोस देख लिया है एंड जो डॉक्यूमेंटेशन रेफरेंस का पीडीएफ है और वर्ड डॉक्यूमेंट टेलीग्राम से डाउनलोड कर लिया है। टाइटल पेज, इसका फॉर्मेट आपको कॉलेज से दिया जाएगा। आई थिंक सेम 5 का टाइम में आपको मिल गया रहेगा टाइटल पेज। उसके बाद आता है प्रोजेक्ट प्रपोजल, फिर डिक्लेरेशन, एक्नॉलेजमेंट, एब्स्ट्रैक्ट, टेबल ऑफ कंटेंट, लिस्ट ऑफ टेबल्स, लिस्ट ऑफ रीडर्स। ये सब प्रीवियस वीडियो में कवर हो चुका है तो मैं रिपीट नहीं करूँगा। मैं पेजेस फ्लिप कर रहा हूँ। आप अगर इस पार्ट को स्किप करना चाहते हैं तो डायरेक्टली चैप्टर 5 वाले टाइम स्टैम्प पे क्लिक करिए और वहाँ से वीडियो कंटिन्यू करें। लेट्स सी चैप्टर 5 क्या है। इम्प्लीमेंटेशन एंड टेस्टिंग। कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में सिस्टम डिजाइन के बाद कोडिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड टेस्टिंग आता है। इस डॉक्यूमेंटेशन में जैसा है वैसे ही कॉपी करने की जरूरत नहीं है। आपको कॉलेज ने फॉर्मेट स्पेसिफाई किया हो तो उसी टाइप से ही कीजिए, वरना जब प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन का प्रैक्टिकल्स होगा तो वहाँ पे वाइवा के टाइम पे आपका ब्लैक बुक रिजेक्ट हो सकता है। आपके इम्प्लीमेंटेशन अप्रोचेस अलग अलग हो सकते हैं, उसे मेंशन करें, उसे डिस्क्राइब करें। एजुकेशन प्रोसेस में क्या क्या फॉलो किया है आपने वो मेंशन करें। अगर आप कोडिंग डिटेल्स डाल सकते हैं तो प्लीज डालें एंड उसे डिस्क्राइब भी करें। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप कोड्स एंड फाइल नेम मेंशन करें, लाइक dbhelper.kt ये फाइल नेम रहेगा, उसका कोड स्पेसिफाई करने की ऐसा ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपके जो कोऑर्डिनेटर है, एचओडी है, उन्होंने कहा है तो करें। अब ज़रा हम आगे बढ़ते हैं। 5.3 टेस्टिंग अप्रोच। टेस्टिंग अप्रोच का मतलब होता है कि कोई भी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट या सिस्टम को टेस्ट करने के लिए एक और सिस्टम या फिर कोई प्लान्ड अप्रोच यूज किया जाता है। टेस्टिंग अप्रोचेस के डॉक्यूमेंटेशन में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है
जिसमें टेस्टिंग स्ट्रेटेजी, मेथड्स और उसके टूल्स को आउटलाइन किया जाता है ताकि सॉफ्टवेयर स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट्स और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मीट कर सके। टेस्ट इसमें भी अलग अलग टाइप्स है, जैसे कि यूनिट टेस्टिंग, जो एक सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टेक्निक है जिसमें एक स्पेसिफिक मॉड्यूल या कोड की इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को टेस्ट किया जाता है। इसमें कोड के अलग अलग पार्ट्स को अलग अलग टेस्ट केसेस से टेस्ट किया जाता है, जिससे कोड के बग्स और एरर्स को पता लगाया जा सके एंड उसे फिक्स भी किया जा सके। यूनिट टेस्टिंग का ऑब्जेक्टिव है कोड की क्वालिटी को इम्प्रूव करना, टाइम और कॉस्ट को कम करना एंड ओवरऑल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस को एनहांस करना। टेक्निक्स क्या यूज किए हैं वो आप मेंशन करिए, जैसे कि ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, व्हाइट बॉक्स और ग्रे बॉक्स टेस्टिंग। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन टेस्टिंग। इसमें हम अलग अलग मॉड्यूल्स या कंपोनेंट्स को एक साथ इंटीग्रेट करते हैं, उनके इंटरफेसेस और इंटरैक्शंस को टेस्ट किया जाता है। इसमें टेस्टिंग फोकस होता है कि मॉड्यूल्स की इंटीग्रेशन से कोई अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर तो नहीं आ रहा है। जैसे कि अगर आपने एक एग्जांपल के तौर पे हम लेंगे, आपने स्प्लैश स्क्रीन अपने एप्लीकेशन में डाला है और जो स्प्लैश स्क्रीन है उसके बाद डायरेक्टली आपका एक लॉगिन पेज ओपन हो रहा है, ठीक है, बट स्प्लैश स्क्रीन के बाद वो होम पेज को ओपन करेगा, यानी ये आपका इंटीग्रेशन फेल हो गया कि आप स्प्लैश स्क्रीन को के बाद चाहते हैं कि आपका नेक्स्ट जो आए वो लॉगिन पेज हो, बट आ रहा है होम पेज। तो ये आपको कोड में चेंजेस करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन टेस्टिंग का ऑब्जेक्टिव है कि सही से वर्क करने वाली इंटीग्रेटेड सिस्टम को इंश्योर करना और ओवरऑल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस को एनहांस करके इसके सॉफ्टवेयर बग्स और एरर्स को फिक्स करना। यानी कि जो आपने यूनिट टेस्टिंग में किया वही आपको इंटीग्रेशन टेस्टिंग में करना है, बट यहाँ पे आपके कंपोनेंट्स और मॉड्यूल्स को एक साथ इंटीग्रेट करना है। इस टेस्टिंग को सॉफ्टवेयर टेस्टर्स करते हैं जो सिस्टम के आर्किटेक्चर और कंपोनेंट्स के बारे में जानकारी रखते हैं। बट अभी आप खुद ही इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं अकेले, तो आप भी डेवलपर हो और आप ही टेस्टर हो। कभी कभी डेवलपर्स भी इंटीग्रेशन टेस्टिंग में शामिल होते हैं। ज़्यादातर एजाइल डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी में जहां डेवलपर और टेस्टर्स के बीच में बहुत डिस्कशन होता है। बीटा टेस्टिंग ये भी एक सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का टाइप है, जहां पर एक सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन को रिलीज करने से पहले उससे पहले यूजर्स या कस्टमर्स को के द्वारा टेस्ट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक एप्लीकेशन बनाया, बन गया, उसकी जो एपीके फाइल है अपने फ्रेंड्स को शेयर करें या आपके रिलेटिव्स को शेयर करें और उन्हें कहे यूज करके देखें और उनके फीडबैक्स लें। ये एक टाइप का बीटा टेस्टिंग होता है, यानी कि इस टेस्टिंग के दौरान सॉफ्टवेयर को एक्चुअल यूजर्स से यूज किया जाता है और उनसे फीडबैक लिया जाता है ताकि किसी भी बग या इशू को रिजॉल्व किया जा सके। इस प्रोसेस में बीटा रिलीज या बीटा वर्जन का यूज होता है, यानी कि जो आप अभी आपने सुना रहेगा सब अभी एप्लीकेशंस के प्ले स्टोर पे बीटा रिलीज होते हैं। बीटा रिलीज यानी कि क्या, जो एक्चुअल एप्लीकेशन रिलीज होने से पहले उसका एक बीटा रिलीज किया जाता है, बीटा वर्जन रिलीज किया जाता है, जिसे हम यूजर्स जो एक्सेस कर सकते हैं वो यूज करके उसके फीडबैक देंगे। क्या वो एप्लीकेशन लैग कर रहा है या उसका ग्राफिक्स अच्छे नहीं है या फिर उसमें कोई अपडेट्स चाहिए वगैरह वगैरह। इस तरह का जो टेस्टिंग रहता है ये हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के आखिरी स्टेज में करते हैं। बीटा टेस्टिंग के दौरान यूएक्स यानी कि यूएक्स और यूआई यानी कि यूजर एक्सपीरियंस एंड यूजर इंटरफेस का ध्यान रखा जाता है ताकि सॉफ्टवेयर की यूजेबिलिटी और कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़ा सके। अब यहाँ पे आप अभी कॉलेज लेवल पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो ध्यान रखना है कि जो आपका एप्लीकेशन हो वो जो एक्सटर्नल होगा उससे समझ में आए कि क्या बना है। ऐसा ना लगे कि आपने बनाई पानी पूरी और सामने वाले को लगी पेटिस। नेक्स्ट आता है मॉडिफिकेशन एंड इम्प्रूवमेंट्स। यहाँ आप वो मेंशन कीजिए जो आपने टेस्टिंग के बाद चेंजेस या फिर अपडेट्स किए, लाइक डिजाइन में चेंज किया या फिर कोई नया फीचर अपडेट या फिर रिप्लेस किया हो या फिर कोई कोड चेंज किया है। इसके बाद आता है टेस्ट केसेस। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है टेस्ट केस। ये स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन होते हैं जो सॉफ्टवेयर को एक पर्टिकुलर फीचर या फंक्शनलिटी को टेस्ट करने के लिए यूज किए जाते हैं।
टेस्ट केसेस के जरिए टेस्टर सॉफ्टवेयर की क्वालिटी, यूजेबिलिटी, परफॉर्मेंस और फंक्शनैलिटी को समझने में आसानी होती है। इसके अलावा टेस्ट केसेस की हेल्प से डिफेक्ट आइडेंटिफिकेशन यानी कि कोई इश्यूज है या एप्लीकेशन में, या फिर वो सही से रन नहीं हो रहा है, या फिर उसके जो मॉड्यूल है वो इंटरैक्ट नहीं कर पा रहे एक दूसरे से, और डिफेक्ट रेजोल्यूशन भी की जाती है। ये एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस होता है जिसमें स्पेसिफिक इनपुट्स, एक्शन और एक्सपेक्टेड आउटपुट्स होते हैं, जिनके मदद से टेस्टर सॉफ्टवेयर को थरोली टेस्ट करते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी कहा, यहाँ पे टेस्टर भी आप है, डिजाइनर भी आप है और डेवलपर भी आप ही है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ डॉक्यूमेंटेशन में हर एक मॉड्यूल का टेस्ट केस दिया है, आप देख सकते हैं। स्प्लैश स्क्रीन, लॉगिन, होम पेज, पॉज करके देख लीजिए। चैप्टर 6 है रिजल्ट्स एंड डिस्कशन। रिजल्ट्स एंड डिस्कशन एक ऐसा सेक्शन होता है जो प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन का एक हिस्सा होता है। एक सेक्शन ऐसा सेक्शन होता है जिसमें प्रोजेक्ट के आउटकम और उनके रिजल्ट्स को डिस्कस किया जाता है। इस सेक्शन में प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स को अचीव करने में कितनी सक्सेस मिली है उसकी डिटेल्स डिस्कस की जाती है। यहाँ तक कि प्रोजेक्ट में क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स किए जा सकते हैं या फ्यूचर में कैसे इस प्रोजेक्ट को एक्सपांड किया जा सकता है, ये भी इस सेक्शन में बताया जाता है। ओवरऑल इस सेक्शन में प्रोजेक्ट का रिजल्ट और उनके इम्प्लीकेशंस को डिस्कस किया जाता है। टेस्ट रिपोर्ट्स का मतलब होता है कि जो भी टेस्टिंग एक्टिविटीज होते हैं उनके रिजल्ट्स को रिपोर्ट किया जाना। ये रिपोर्ट उन्हीं टेस्ट केसेस के बेस पर बनते हैं जो अब आपने एग्जीक्यूट किए हैं। टेस्ट रिपोर्ट्स में आपके सारे टेस्ट केसेस के पास फेल स्टेटस के अलावा इश्यूज के डिटेल्स भी प्रोवाइड की जाती है। इसमें आपको टेस्टिंग के मैट्रिक्स भी मिलते हैं, जैसे कि कितने टेस्ट केसेस पास हुए और कितने फेल, एंड कितने में एरर्स मिले और कितने बग्स आपने फिक्स किए हैं, एंड कितने एंड ऑफ द डे आप पेंडिंग रखते हैं बग्स। एक बात याद रखना है, जो भी एरर से ट्राई करें आप आपके जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के डेडलाइन के पहले खत्म करें, सॉल्व कर दें, फिर आपकी इतने दिनों की मेहनत पानी में ना जाए। नेक्स्ट हम आते हैं चैप्टर नंबर 7 पे, जो है कंक्लूजन। कंक्लूजन भी एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है जिसमें प्रोजेक्ट के ओवरऑल रिजल्ट्स और फाइंडिंग्स को समराइज किया जाता है। ये सेक्शन प्रोजेक्ट की पूरी जर्नी के एक समरी जैसा रहता है। आपने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए, आपको क्या इनपुट देना पड़ा, क्या ओवरकम किया आपने इस प्रोजेक्ट से, क्या ऑब्जेक्टिव आपने अचीव किया, यानी कि आपके पूरे डॉक्यूमेंटेशन की जानकारी आप इसमें दे देते हैं। Like we can say it's a long story short. नेक्स्ट आता है कन्फाइनमेंट ऑफ फ्रेमवर्क, जिसका मतलब होता है कि सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क के लिमिट्स और बाउंड्रीज को डिफाइन करना। इस फ्रेमवर्क से स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी दोनों ही इंप्रूव होते हैं एंड साथ ही साथ परफॉर्मेंस पर भी असर पड़ता है। फ्यूचर एक्सटेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इसका मतलब होता है कि आप इस टॉपिक पे या फिर इस प्रोजेक्ट पर फ्यूचर में आने वाले क्या अपडेट्स प्लान करके रखे हैं, यानी कि आप सजेस्ट करें कि आगे इसमें क्या अपडेट्स हो सकते हैं। जब हम किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो हमें एक स्पेसिफाइड आउटकम चाहिए होता है, तो उससे ही जुड़ी हुई फ्यूचर आपकी जो पॉसिबिलिटीज होगी या फिर जो अपडेट्स आप करना चाहते हैं उसे कंसीडर करना होता है इस टॉपिक के अंदर। इसे हम फ्यूचर में होने वाले चेंजेस को समझ सकते हैं एंड उसके पहले से ही तैयारी करने की शुरुआत कर सकते हैं। और सबसे आखिर में आता है रेफरेंसेस, जिसके अंदर हम सारे सोर्सेस को लिस्ट करते हैं जिनसे हमने इंफॉर्मेशन या फिर रेफरेंसेस लिया है। ये सोर्सेस हमारे रिसर्च या स्टडी के दौरान काफी यूजफुल होते हैं और हमारी फाइंडिंग्स और कंक्लूजन को सपोर्ट करते हैं। रेफरेंसेस में टिपिकली बुक्स, आर्टिकल्स, जर्नल्स, वेबसाइट, ब्रैकेट्स के अंदर गिटहब, रिसर्च पेपर्स, इंटरव्यूज, सर्वेस एक्सेट्रा की लिस्ट बनती है। इससे रीडर्स को आसानी से पता चल जाता है कि हाँ, आपने कहाँ से रेफरेंस लिया है या फिर कहाँ की आपकी प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन के लिए फाइंडिंग्स है। अगर आपने रेफरेंसेस लिया है गिटहब से तो प्लीज उसे मेंशन करें। इट इज गुड टू रिफर बट बैड टू कॉपी, यानी कि आप रेफरेंसेस लेके प्रोजेक्ट बना सकते हैं, प्लस आपको भी आपके कुछ इनपुट्स देने पड़ेंगे।
कुछ नए फीचर ऐड करने पड़ेंगे, क्योंकि कंटिन्यूअसली आप कॉपी कॉपी करके नहीं आगे बढ़ पाएंगे। जब आप कोई जॉब रोल असाइन होगा तो वहाँ पे आप कॉपी करके नहीं कर सकते, आपको खुद का भी कुछ आइडियाज यूज़ करना पड़ता है। अभी आपको मैं डॉक्यूमेंटेशन कैसा रहना चाहिए, कैसे दिखता है, उसके इमेज यहाँ पे दिखाऊंगा। मैं अभी आपको डॉक्यूमेंटेशन का जो फर्स्ट फ्रंट पेज रहता है, यानी कि जो बुक का कवर है वो दिखाता हूँ, उसका एक इमेज दिखाता हूँ। जो ये डॉक्यूमेंटेशन होता है, इसका जो फ्रंट का जो कवर है, यानी कि स्टार्ट में जो आता है और जो सर्टिफिकेट है, टाइटल पेज है, ये सब आपको कॉलेज से दिया जाएगा, ठीक है। तो हम समझते हैं कि हमें ब्लैक बुक को रेडी कैसे करना है, क्या क्या याद रखना है, क्या क्या समझ के रखना है, क्या क्या पॉइंट्स रिमेम्बर रखना है। जैसे कि जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेट्स दिया जाएगा कॉलेज के थ्रू, या फिर आपके जो सब्जेक्ट टीचर या फिर डिपार्टमेंट हेड के थ्रू दिया जाएगा, उसका जो वर्ड डॉक्यूमेंट में आपको अपने डिटेल्स के हिसाब से एडिट करना है। नेक्स्ट, जो पेपर आप प्रिंट करने वाले हैं, जो पेपर ब्लैक बुक आप रेडी करेंगे, याद रखना है जो प्रिंटर वाला बंदा रहेगा जिससे आप प्रिंटिंग करवाएंगे, उसको आपको बोलना पड़ेगा कि 100 GSM पेपर में ही करने हो। एंड जो उसका कलर शेड है पेपर का, वो वाइट रहना चाहिए, ठीक है, क्रीमिश नहीं, कुछ नहीं, बस वाइट। ये आपको नोट करना है, क्योंकि कभी कभी ये लोग क्रीमिश कलर के इसमें भी प्रिंट कर देते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। और हाँ, अगर उस कहाँ पे भी आपको वाइट पेपर नहीं मिला और क्रीमिश मिल रहा है, तो आप अपने HOD से बात करके ही क्रीमिश में प्रिंट करवाएंगे, वरना अगर आपका ब्लैक बुक रिजेक्ट हो गया तो बहुत प्रॉब्लम होगा। आपके जो ब्लैक बुक रेडी होगी उसमें ये सब रहना चाहिए, टाइटल पेज, फिर प्रोजेक्ट प्रपोजल, सर्टिफिकेट, डिक्लेरेशन, एक्नॉलेजमेंट, एब्स्ट्रैक्ट, टेबल ऑफ कंटेंट्स और चैप्टर्स जो मैंने आपको दिखाए 1 to 7। एंड कंक्लूजन चैप्टर के बाद रेफरेंसेस का पार्ट आएगा, ठीक है। उसके बाद आता है अपेंडिक्स। हाँ, कुछ कॉलेजेस में आपको बोलेंगे कि अपेंडिक्स इम्पोर्टेंट नहीं है, और कुछ कॉलेज में बोल देंगे कि अपेंडिक्स डालो ऐसा। तो क्या करना है अपेंडिक्स के अंदर, जैसे अगर आपको कुछ ऐसा स्पेसिफाई करना है कि एक कोड है, ऐसा कोड स्निपेट है जो कहाँ पे भी अवेलेबल नहीं है, एंड उसका इंफॉर्मेशन देना आपको सही लग रहा है, तो उसके बारे में बताइए। नेक्स्ट, कोई मॉड्यूल या फिर कोई न्यू टूल या फिर कोई API यूज़ किया है, तो उसके बारे में थोड़ा सा एक दो पैराग्राफ अपेंडिक्स में डालें। रेफरेंसेस के बाद अपेंडिक्स डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड टेबल ऑफ कंटेंट्स के जो भी पेज नंबर्स रहेंगे या फिर जो पूरा टेबल है, उसको प्लीज़ आप जब एडिट करते हैं वर्ड डॉक्यूमेंट में, तो प्लीज़ उसको अपडेट करिए। अगर आपको अपडेट करना नहीं पता तो बेसिक्स वाले वीडियोस चेकआउट करिए। जो फ्रंट पेज का जो फॉर्मेट है, यानी कि जो आपका ब्लैक बुक का कवर रहेगा, फ्रंट वाला कवर, उसका फॉर्मेट भी आपको दिया जाएगा। इसको आपको गोल्डन कलर में एम्बोस्ड करना है ब्लैक बुक पर। हाँ, लेकिन ये सब तब करना है जब आपका वो चेंजेस हो चुका है, जैसे कि आपने अपना प्रोजेक्ट टाइटल अपडेट कर दिया, सीट नंबर डाल दिया है, पूरा जो डॉक्यूमेंट है आपका, वो जब प्रिंट होगा उसे प्रिंट एक ही साइड पे करना है, यानी कि तो जो राइट पार्ट है ब्लैक बुक का, उसमें ही आपको प्रिंट करना है। आपके राइट साइड में ही सब कंटेंट्स आने चाहिए। इस बात को वो जो प्रिंटर वाले बंदे को बोल देना, ठीक है, याद से कि राइट साइड में आना है, वरना वो दोनों साइड प्रिंट कर देगा और फिर रिजेक्ट हो जाएगा। और जो भी आपका डॉक्यूमेंटेशन का जो अलाइनमेंट रहेगा, उसको जस्टिफाइड रखना है। फॉन्ट अलाइनमेंट या फिर पैराग्राफ अलाइनमेंट जो है, उसे आपको जस्टिफाइड फॉर्मेट पे रखना है, ठीक है। ये भी कैसे सेट करना है, इसके बारे में बेसिक्स वाले वीडियो में बताया है। प्लीज़ इस प्लेलिस्ट में जो भी स्टार्टिंग टू अभी तक वीडियोस है, वो बहुत हेल्पफुल है, प्लीज़ चेकआउट करें। तो इसी के साथ साथ चैप्टर्स एंड ब्लैक बुक का इंफॉर्मेशन वीडियो यहाँ खत्म होता है। बट इसके बाद मैं एक छोटी सी वीडियो क्लिप अटैच किया हूँ, जो आप प्लीज़ देखें, आपको एक आइडिया आ जाएगा कि ब्लैक बुक कैसा होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। जब वो वीडियो प्ले होगा तब मैं कुछ भी बोलूँगा नहीं, क्योंकि वो
वो वीडियो सिर्फ आपको देख के समझने के लिए है, ठीक है। मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया कि क्या क्या याद रखना है। मैं फिर से एक बार समराइज कर देता हूँ कि जो पेपर है वो 100 GSM का यूज़ करना है, ठीक है। एंड उसका जो कलर होगा वो वाइट रहना चाहिए, रिमेंबर, वाइट एंड 100 GSM पेपर। फिर क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन में रहना चाहिए, एंड जो कवर पेज है वो आपको कॉलेज से दिया जाएगा, बस आपको उसको एडिट करना है। से आपको गोल्डन कलर में एम्बोस करना पड़ेगा ब्लैक बुक पे, ठीक है। यही सब। एंड अलाइनमेंट का याद रखिए, क्योंकि ये अलाइनमेंट का क्या इशू होता है, अगर आपने अलाइनमेंट, लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट ऐसा कुछ दे दिया तो इससे क्या होगा, जब आपका ब्लैक बुक बन के आएगा ना तो कुछ कुछ वर्ड्स ट्रिम हो सकते हैं और वो दिखने में अजीब सा लगता है। और हाँ, जो मार्जिन दिया गया है वही मार्जिन पे रखिएगा। ये सब कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं डॉक्यूमेंटेशन के, वीडियोस में मेंशन किए गए, आप एक बार प्लीज़ जाके देख लीजिएगा। एंड अगर कुछ भी आप इश्यूज फेस कर रहे हैं, यू आर फ्री टू आस्क ऑन टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप। उसके लिंक्स हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए। एंड जो क्लिप है वो मैं प्ले करता हूँ।